नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अब आ जाओ सीधा बल एवं गति के नियम। इसमें अपन पढ़ेंगे बल क्या होता है, गति क्या होती है, बल कौन कौन से होते हैं। बिल्कुल शानदार चैप्टर है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। अच्छा चैप्टर है, आपको नंबर दिलाने वाला चैप्टर है और दैनिक जीवन में जो चीज़ें उपयोग में आती है वैसा ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। पहली चीज़, बल क्या होता है। माना कि कोई वस्तु पड़ी है, ये जब तक मैं इस पर बाह्य रूप से कोई बल नहीं लगाऊं, बाह्य रूप से कोई शक्ति नहीं लगाऊं, तब तक ये वस्तु हिलेगी नहीं। तो किसी वस्तु को गतिमान बनाने के लिए या गति करवाने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हो, ये क्या है? बल है। तो ऐसा बाह्य कारक जो किसी वस्तु को विस्थापित कर देता है या विस्थापित करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। अब बल एक दिशा में लगता है, इसका मतलब बल एक सदिश राशि है। बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। या देखो, बल का मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन आप ये भी सुन लो, फादर इज इक्वल टू मदर, यानी F बराबर ma। यदि आपसे पूछ ले बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर ma, तो F मतलब फोर्स यानी बल, m का मतलब किलोग्राम मतलब मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान किलोग्राम में होता है, a का मतलब त्वरण। तो त्वरण कितना होगा? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन को आप कह सकते हो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक होगा न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। माना कि कोई यहां वस्तु है, इस पर आप बल लगा रहे हो, तो बल से क्या होगा? वेग में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा? त्वरण होगा। तो F बराबर ma। और एक न्यूटन में देखो बल का मात्रक क्या क्या होता है? एक तो होता है न्यूटन, दूसरा होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। तो ये जो डाइन होता है ना, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10⁵ डाइन होते हैं। या फिर आप कह सकते हो एक डाइन बराबर 1/10⁵ न्यूटन। तो ध्यान रखना, एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। फिर देखो, एक प्रश्न है, 5 किलो की कोई वस्तु है, वो 10 मीटर प्रति सेकंड त्वरण से त्वरित हो तो वस्तु पर कार्यरत बल ज्ञात कीजिए। माना कि कोई 5 किलो की वस्तु है और उस पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरण से त्वरित हो रही है, त्वरण से चल रही हो, तो उस पर आप बल ज्ञात कीजिए। तो बल का सूत्र क्या होता है? फादर इज इक्वल टू मदर। फादर कितना? फादर आपको ज्ञात करना है। मदर कितना दे रखा है? 5 किलोग्राम। और ए मतलब त्वरण दे रखा है आपको 10, यानी 50 न्यूटन या फिर 50 किलोग्राम मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, यानी 50 न्यूटन या किलोग्राम मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं और एक डाइन में 1/10⁵ न्यूटन होते हैं। ये बातें ध्यान रखिएगा। संतुलित अवस्था किसे कहते हैं? माना कि मैंने ये मार्कर लिया, इस मार्कर में इधर से भी वेग लगा, इधर से भी बल लगा रहा हूं, इधर से भी बल लगा रहा हूं। जब दोनों बल बराबर होंगे तब मार्कर में कोई गति नहीं होगी। लेकिन मैं एक तरफ से बल ज्यादा कर लूं तो क्या होगा? उस मार्कर में गति होना शुरू हो जाएगी। तो संतुलित अवस्था किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु पड़ी हुई m द्रव्यमान की, मैं 10 न्यूटन इधर से बल लगा रहा हूं और 10 न्यूटन इधर से बल लगा रहा हूं, तो ये वस्तु खिसकेगी नहीं, एक स्थान पर रहेगी। बड़ा कोई पत्थर है, आप उसको धक्का दे रहे हो और क्या हो? पत्थर उस धक्के से कोई स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा, संतुलित अवस्था है। यानी वो जो पत्थर है, वो पत्थर भी वापस 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, जितना बल आप उस पत्थर पर लगा रहे हो। और ऐसा स्थिति आती है कि जब वो वस्तु खिसकना शुरू हो जाती है, इसका मतलब अब बल आपने ज्यादा लगा दिया है। तो दोनों बल विपरीत दिशा में होने के कारण, यानी समान हो, तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और वस्तु संतुलित अवस्था में रहती है। अर्थात परिणामी बल क्या होता है? शून्य होता है। माना कि कोई वस्तु है, इधर से भी कोई बल लगा रहा है, रस्सा कसी करते हैं, जब दोनों का बल बराबर हो तो रस्सा कोई एक तरफ नहीं जाता है, संतुलित अवस्था है। इसमें परिणामी बल क्या होता है साहब? शून्य होता है, वस्तु गति नहीं करती। असंतुलित अवस्था कब होता है? जब एक तरफ से बल ज्यादा हो रहा है और दूसरी तरफ से बल कम हो रहा है, तो वस्तु गतिमान होना शुरू हो जाएगी। मतलब कोई वस्तु है, यहां पर 10 न्यूटन इधर से बल लगा रहे हो, 8 न्यूटन इधर से लगा रहे हो,
तो वस्तु क्या होगा, इधर गतिमान करना शुरू कर देगी, क्योंकि यहां आप 10 न्यूटन लगा रहे हो, तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, इसमें शून्य नहीं होगा। इस कारण से वस्तु क्या करना शुरू कर देगी, गति। बल कौन कौन से हो सकते हैं, स्थिर वैद्युतिक बल, चुंबकीय बल, पेशीय बल, घर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल। ये मोटे मोटे तौर से बल ध्यान रखना। पहला है स्थिर विद्युत बल, माना कि कोई प्लस चार्ज है, कोई माइनस चार्ज है, मतलब दो आवेश है प्लस और माइनस, इन दोनों के मध्य जो बल लगता है वो स्थिर वैद्युतिक बल, यानी दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल स्थिर वैद्युतिकी बल कहलाता है। अब देखो, स्थिर वैद्युत आवेशों का अध्ययन करते हैं, इसमें आवेश प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। जो प्लस प्लस होता है ना, उसमें तो क्या होगा, प्रतिकर्षण लगेगा। जब समान कोई चीजें आ जाती है, जैसे लड़का लड़का आपस में प्रतिकर्षण करते हैं, लेकिन लड़का और लड़की वापस क्या करते हैं, आकर्षण। तो यहां पर क्या होगा, प्लस प्लस है, मतलब लड़का लड़का है तो प्रतिकर्षण होगा, लेकिन प्लस और माइनस होगा या माइनस या प्लस होगा, दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, तो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में लगाया गया बल स्थिर वैद्युतिक बल, यानी कोई आवेश Q1 यहां पड़ा है, यह आवेश Q2 यहां पड़ा है, इन दोनों के मध्य की दूरी r है, तो क्या होगा, Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। ये क्या है, बल है। कौन सा है, स्थिर वैद्युतिक बल है। वापस सुनो, माना कि कोई ये कण है, यहां ये कण है, इन दोनों के मध्य की दूरी r है, ये Q1 है, ये Q2 है। अब क्या होगा, ये Q1 और Q2 बल है, मतलब आवेश है। अब क्या होगा, इन दोनों के जो मध्य बल लगेगा F क्या होगा, इन दोनों के आवेशों के मान के बराबर, यानी समानुपाती, और इनके मध्य की दूरी के स्क्वायर के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये क्या होता है, स्थिर वैद्युतिक बल। आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी F समानुपाती Q1 गुणा Q2, और इनके मध्य की जो दूरी है, इन दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी बटा r स्क्वायर। जैसे ही समानुपाती के निशान को हटाओगे तो K लग जाएगा। K क्या होता है, स्थिर वैद्युतांक होता है। इसका मान कितना होता है, तो 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। ये माध्यम पर निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा। तो K होता है ना, जितना गाढ़ा माध्यम होगा उतना ही वैद्युतांक क्या होगा, कम होगा। तो जो K समानुपाती 1 बटा माध्यम, ये असंपर्कित बल होता है, यानी आवेश के संपर्क के मध्य नहीं लगता। ये जब असंपर्क होता है उस समय क्या होता है, ये बल लगता है। दूसरा होता है चुंबकीय बल, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल। M1 प्लस M2 कोई चुंबकीय ध्रुव है, माना कि ये चुंबक 1 है, ये चुंबक 2 है। इन दोनों ध्रुवों के मध्य जितना बल लग रहा है वो चुंबकीय बल है। चुंबक के ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल चुंबकीय बल। तो ध्रुवों के मध्य माना कि ये ध्रुव M1 है, ये ध्रुव M2 है, तो ये M1 है और ये M2 ध्रुव है। तो क्या होगा, F समानुपाती M1 M2। इन मध्य जो दूरी है, इनके मध्य की जो दूरी है R, उनके क्या हो जाएगा, स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। और जैसे ही इसको हटाओगे तो उसकी जगह लगेगा म्यू। म्यू क्या होगा, निर्वात की पारगम्यता, और म्यू का मान होता है 4 पाई गुणा 10 की घात 7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो वापस मैं तो एक सीधी सी बात ये कहता हूं कि जो आप बल अधिकतर देखोगे ना, वो सीधी सी बात है, पहली चीज गुणा दूसरी चीज बटा इन दोनों के मध्य की दूरी का स्क्वायर, बस। तो आपने स्थिर विद्युतिकी पढ़ा तो क्या होगा, स्थिर विद्युतिकी में पहली चीज आपने पढ़ी तो क्या होगा, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। दूसरी चीज आपने पढ़ी चुंबकीय बल, तो चुंबकीय बल में क्या होगा, यहां पर लग गया म्यू M1 M2 बटा R स्क्वायर। थोड़ी देर बाद में आप पढ़ोगे गुरुत्वाकर्षण बल, वो क्या हो जाएगा, कुछ ही नहीं करना है। गुरुत्वाकर्षण बल में G गुरुत्वीय नियतांक, और यहां पर क्या होगा M1 M2 बटा R स्क्वायर। तो इसी तरह से सारे बल होते हैं, याद ही कुछ नहीं करना है इसमें। तो आप इतना ध्यान रखोगे बल ये कहां कहां लगते हैं, बस। वापस वही माध्यम पर निर्भर असंपर्की बल। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखो, संपर्की बल कौन सा होगा, एक घर्षण बल पढ़ेंगे अपन, वो संपर्की बल। बाकी अधिकतर कैसे, असंपर्की बल।
दो चुंबक के मध्य दूरी बढ़ाने पर चुंबकीय बल क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, जब दूरी बढ़ेगी मतलब ये m1 है, यहाँ m2 है, मध्य दूरी यदि बढ़ा दोगे तो क्या होगा? सीधी सी बात है, जो चुंबकीय बल है वो क्या हो जाएगा? घटेगा। तो क्या हो गया? घटता है। घर्षण बल संप्रकी बल होता है। ये कोई वस्तु पड़ी है, इस वस्तु को मुझे सरकाने के लिए एक बल लगाना पड़ेगा तभी सरकेगी, और कुछ ऐसा बल होता है जो उसको सरकने से रोकता है, वो घर्षण बल है। यानी किसी वस्तु को गति करने का विरोध करे, घर्षण बल है। संप्रक बल जो किसी वस्तु को अन्य वस्तु के सापेक्ष गति करने का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। ये असंरक्षित बल होता है। जैसे अब देखो, सर्पी घर्षण कब लगता है? सर्पी घर्षण जब वस्तु फिसलती है, माना कि कोई ढाल है, उस ढाल में कोई वस्तु फिसलती है तो सर्पी घर्षण है। दूसरा लौटनी बल, माना कि कोई गोल वस्तु है और जैसे ही किसी ढलान से लौटेगी, लौटेगा मतलब वहां से ऊपर से नीचे जाएगी तो क्या होगा? लौटनी गति, लौटनी गति। अब देखो, घर्षण सर्वाधिक कौन सा होता है? स्थितिक घर्षण बल, यानी जब वस्तु स्थिर है ना, आप उसको सरकाने में बल ज्यादा लगेगा। तो सर्वाधिक घर्षण बल कौन सा होता है? स्थितिक घर्षण बल। सबसे कम कौन सा? लौटनी घर्षण बल। यदि गोल वही वस्तु है तो उसको सरकाने में आपको बल बहुत ही कम लगाना पड़ेगा। यानी जितनी वस्तु संपर्क में रहेगी उतना घर्षण ज्यादा, जितनी वस्तु कम संपर्क में रहेगी उतना घर्षण बल कम। तो सर्पी घर्षण, उसके बाद गति घर्षण और लौटनी घर्षण सबसे कम होता है। इस घर्षण को कम करने के लिए ग्रीस लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, बॉल बेयरिंग करते हैं ताकि घर्षण कम हो। आपको पता है गाड़ियों में ग्रीस ऑयल लगाते हैं, उसका कारण कि घर्षण कम किया जा सके। स्थिर वस्तु पर बाह्य बल की अनुपस्थिति में कार्यरत घर्षण बल का मान कितना होगा? कोई स्थिर वस्तु है, इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो घर्षण कितना होगा? घर्षण तो सीधी सी बात शून्य होगा। जब तक बल नहीं लगाओगे तो कोई विरोध भी नहीं होगा, तो क्या होगा? शून्य होगा। गुरुत्वाकर्षण बल, वही बात, दो पिंडों के मध्य, दो पिंड है बड़े बड़े, चंद्रमा और पृथ्वी मान लो, इन दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल है। तो गुड मॉर्निंग बटा आर स्क्वायर, यानी जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। जी का मान कितना होता है? 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर। ये क्या होता है? जी का मान। गति के नियम, गैलीलियो ने प्रारंभिक प्रयोग किए थे, नव समतल के प्रयोग, यानी एक ऐसा समतल लिया, उस पर कोई वस्तु रखी और सरकाने पर उसने नियम दिए। तो गैलीलियो ने सर्वप्रथम इस पर प्रयोग किए थे और अपनी पुस्तक लिखी थी द लिटिल बैलेंस। लेकिन न्यूटन ने नियम दिए गति के। पहला दिया गति का पहला नियम, जड़त्व का नियम। ये कहता है कि कोई वस्तु यदि स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, गतिमान है तो गतिमान रहना चाहती है। यदि आप देखो घर पे भी बैठे हो, आपको कोई छेड़ता है, कहते छेड़ मत मुझे, मतलब जड़त्व का नियम है। पंखा चल रहा है तो चलना चाहता है, पंखा रुका हुआ है तो रुकना रहना चाहता है। कोई वस्तु है ना, अपनी स्थिति परिवर्तन का हमेशा विरोध करती है, उसे जड़त्व कहते हैं। तो पहला नियम यही है गति का कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, गतिमान है तो गतिमान रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। ये वस्तु यहां पर रखी तो यहीं पर रहना चाहती है जब तक मैं इस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कराऊं। ये पहला नियम है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बल कार्य नहीं करे। ये गति का पहला नियम। इसे जड़त्व का नियम। जड़त्व किसे कहते हैं? कोई वस्तु स्थिर है या विरामावस्था में है तो वो उसी अवस्था में रहना चाहेगी, और गतिमान है तो उसी अवस्था में रहना चाहेगी। यानी सभी वस्तुएं अपनी गति अवस्था के परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है, अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध ही करती है। कंबल झटक दो, कंबल से जो डस्ट पार्टिकल है, धूल के कण बाहर निकल आएंगे। उसका कारण क्या? जो कण थे वहीं रहना चाहते थे, लेकिन आपने कंबल को झटका, कण ऊपर रह गए, कंबल नीचे सरक गई। जड़त्व का नियम, पहला नियम। बस में चल रहे हो और बस एकदम ब्रेक लगा दे, आप आगे की ओर झुक जाओगे। क्यों? क्योंकि आप गतिमान थे बस के साथ, लेकिन बस तो रुक गई, लेकिन आप अभी तक गतिमान हो, आगे की ओर झुक जाओगे। घोड़ा पर बैठे हो और घोड़ा एकदम रवाना हो जाए, घोड़ा पीछे की ओर लुढ़क जाएगा। क्यों? क्योंकि आप स्थिर थे, घोड़ा भी स्थिर था, घोड़ा अचानक रवाना हो गया, घोड़ा गतिमान हो गया, लेकिन आप अभी तक स्थिर हो, पीछे की ओर लुढ़क जाओगे। ठीक बात। तो ये सब जड़त्व के नियम के एग्जाम्पल हो गए। तो क्या है एग्जाम्पल? गाड़ी की अचानक रुकने या रवाना होने पर यात्री पर प्रभाव जो पड़ता है वो गति का पहला नियम है।
अब बस में बैठे, बस अचानक रवाना होगी तो आप क्या करोगे, पीछे की ओर ऐसे हो जाओगे। क्यों? आप तो क्या थे, स्थिर थे बस के साथ, बस गतिमान हो गई, आप गतिमान नहीं हुए तो पीछे की ओर। कंबल का झड़कना, बेर लगे हुए किसी बेर के पौधे पर, बोल्टी पर, अब बोल्टी पर यदि बेर लगे हुए हैं तो आपने बोल्टी को झड़का दिया, पेड़ को ऐसे हिला दिया, बोर तो स्थिर रहना चाहते हैं इसलिए वो टूट जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। तो कैरम गोटी की निचली गोटी का विस्थापन, बस या किसी रवाना होने पर यात्री का विस्थापन, ये जड़त्व का नियम है। गति का दूसरा नियम क्या कहता है, देखो, पेड़ हिलाने पर पत्तों का गिरना, ये गति का पहला नियम है, ध्यान रखना। दूसरा नियम क्या कहता है गति का, कि वस्तु पर उत्पन्न जो प्रभाव है, यानी सीधी सी बात है, जो नियम आपने पढ़ा था ना बल का, F बराबर ma, ये द्वितीय नियम कहता है। मतलब सीधी सी बात है, कोई भी चीज है, माना कि बॉल आ रही, बहुत तेज आ रही है, उसको आपको कैच लेना हो तो उस बॉल के साथ थोड़ी देर आप हाथ ले जाओ तो आपके हाथों पर कम लगेगी। लेकिन आपने अचानक हाथ आगे रख दिया तो बॉल टप्पा खा के नीचे गिर सकती है और हाथों को चोट पहुंचा सकती है। गति का तीसरा नियम ये कहता है कि यदि उसके आवेग को कम करना है ना, तो आप उसके साथ गति करो, उसको समय दो, तो आपको चोट कम पहुंचाएगी। इसलिए जो कैच करता है ना खिलाड़ी, हाथ को साथ साथ में पीछे लेके जाता है, ये गति का दूसरा नियम है। वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव उसके द्रव्यमान व वेग पर निर्भर करता है। यानी वस्तु कितना प्रभाव उत्पन्न करती है तो उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। यानी जो संवेग होगा P, वो P बराबर m गुणा v, यानी उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है उसका संवेग। यानी कितनी भारी है उसका वेग उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो ये कहता है कि संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाए, अचानक वेग दे दिया जाए, तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की क्या होगी, आवश्यकता होगी। यानी P बराबर, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, P बराबर m और v। अब ये नियम क्या कहता है वो सुनो, किसी असंतुलित बल के प्रयोग से वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। यानी सीधी सी बात है, बराबर किसी वस्तु पर बल लगाओगे तो वो वस्तु हिलेगी नहीं, लेकिन ज्यादा बल लगा दिया, वस्तु हिलना शुरू हो जाएगी। और वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने वाला बल उसकी उस समय दर पर भी निर्भर करता है जिसमें संवेग परिवर्तन होता है। मतलब P बराबर mv, और संवेग में परिवर्तन करोगे वो उस समय पर भी निर्भर करेगा। यानी जब बॉल आ रही है और उस बॉल को आप यानी हाथों हाथ कैच करने का प्रयास करोगे तो आपको चोट पहुंचाएगी, लेकिन उसको संवेग को आपने समय दिया तो आपके हाथ को वो चोट कम पहुंचाएगी। तो बल उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण और वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी F बराबर m गुणा a। समय बढ़ाना, गेंद को कैच करने में आपको समय बढ़ाना चाहिए जिससे आपके हाथों पर चोट कम पहुंचे, क्योंकि संवेग परिवर्तन की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इससे बल कम लगेगा। कराटे में मिली बर्फ को तोड़ना, बर्फ को यदि तोड़ रहे हो कराटे में तो गति का तीसरा नियम है। और चीज सुनो, मोबाइल के ऊपर कवर होता है, कवर, जब कवर सहित मोबाइल नीचे गिरता है तो चोट, उस मोबाइल को चोट कम पहुंचती है। क्यों? क्योंकि अधिकतर बल उस कवर तक ही पहुंचता है। बड़ी बड़ी टीवी वगैरह होती है, उसको कवर करने के लिए थर्माकोल की सीट लगाते हैं चारों ओर ताकि टीवी टूटे नहीं, क्योंकि बल कहां तक पहुंचे, केवल उसके थर्माकोल तक ही पहुंचे। ये सब क्या है, गति का दूसरा नियम के एग्जाम्पल है। गति का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यदि आप इस हाथ पर इतना बल लगा रहे हो तो हाथ भी इतना ही बल लगाता है, लेकिन विपरीत दिशा में लगाता है। तो जितनी आप क्रिया करते हो ना उतनी प्रतिक्रिया होती है। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। आप चीज सोचो, एक रॉकेट है, वो ऊपर जा रहा है, तो जितनी गैस नीचे छोड़ रहा है उतना ही ऊपर बढ़ रहा है। पानी में आप तैर रहे हो, जितना पानी आप पीछे की ओर धकेलोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। आप किसी सड़क पर चल रहे हो, चलते वक्त आप सड़क पर कितना जोर लगाते हो उतना ही आप आगे बढ़ोगे। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जितनी क्रिया करोगे उतनी प्रतिक्रिया होगी। ठीक बात है। तो एग्जाम्पल देखो, किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, और ये दो अलग अलग वस्तु पर एक साथ कार्य करते हैं। एक चीज ये सुनो, कोई नाव है, उस नाव पर एक पंखा लगा हुआ है, उस पंखे से क्या नाव गति करेगी? नहीं। लेकिन नाव है और दूसरी नाव पर कोई पंखा लगा है तो पहली नाव पर वो गति ज्यादा होगी।
मतलब सीधी सी बात है, गति करवाने के लिए दूसरी वस्तु का होना आवश्यक है। तो क्रिया प्रतिक्रिया में ध्यान रखना, संवेग संरक्षण का नियम शामिल है। सीधी सी बात है कि दो वस्तु है, जितना टकराने में पहले संवेग था, टकराने के बाद भी उतना ही संवेग रहेगा, ये संवेग संरक्षण है। यानी दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद क्या होता है, बराबर होता है। जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा हो तो तब दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, नहीं संवेग संरक्षण होगा। तो इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना गति के तीसरे नियम के, पानी में तैरना, पानी में तैरना, सड़क पर चलना, सड़क पर चलना, पानी में तैरना, नाव से उतरना, नाव जैसे ही उतरोगे नाव पीछे की ओर, आप आगे की ओर, तो नाव से उतरना, बंदूक से गोली चलाना, बंदूक से गोली चलाओगे तो गोली आगे की ओर लेकिन आपका कंधा पीछे की ओर गति करेगा, तो बंदूक से गोली चलाना, ये सब गति के तीसरे नियम के उदाहरण है। ठीक है, तो ये गति के तीसरा नियम ध्यान रखना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो गति का पहला नियम जड़त्व का नियम, दूसरा नियम बल का नियम, तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो गति के 3 नियम ध्यान रखिएगा। बल स्थैतिक विद्युत मतलब स्थिर विद्युतिक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा घर्षण बल, चौथा अपन के चुंबकीय बल। तो ये कुछ बल ध्यान रखना। सबसे मजबूत बल होता है नाभिकीय बल। 2-3 चीजें ये ध्यान दो, सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल, सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे क्या होता है, कमजोर होता है। और सबसे प्रबल बल कौन सा होता है, नाभिकीय बल होता है। ठीक है, तो ये है बल। तो बल और गति का टॉपिक बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भेज दी है, उसको निकालो, फटाफट एक बार रिवीजन मार लो। एग्जाम्पल ध्यान रखना, एग्जाम्पल का प्रश्न बन सकता है। आपसे पूछ ले कोई पतंग आकाश में उड़ रही, कौन सी गति है, तो त्रिविमीय गति है। कोई वस्तु है वर्ताकार पथ पर गति कर रही है, तो कौन सी गति है। कोई ग्रह है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो ग्रहों की गति किस प्रकार की गति है। ऐसे एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो आप ढंग से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।